बाद मुद्दे की में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव आगे न बढ़ाने और मार्च अप्रैल में चुनाव कराने को निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है। इसके बाद से ही दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वोट बैंक को साधने के लिए चर्चाओं और मंथन के बाद रणनीति बनने लगी है। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद बीजेपी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। ऐसे में भाजपा निकाय के लिए काफी खास रणनीति के आधार पर आगे बढ़ने की कवायदों में लग गई है, तो वहीं कांग्रेस भी निकाय चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के चलते निकाय में अपनी खोई हुई इमेज में रंग भरकर दम दिखाना चाहती है। कांग्रेस के सामने आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने की भी एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कमान संभाली है। आज से वो 30 जनवरी तक मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर दौरे पर रहेंगे। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरने को लेकर तैयारियां कर रही हैं। आदिवासी वोट बैंक की बात हो या फिर बात हो सवर्णों की, साधने में कोई भी चूक ना हो, इसके लिए पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और शहर की सरकार बनाने के लिए रण पर मंथन होने लगा है। जी हां, यही है आज की हमारी बात मुद्दे की, शहर की सरकार रण पर मंथन। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है और अब बारी है नगरीय निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सूबे के दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी देखा जाए तो कंफर्ट जोन में नजर आए, लेकिन 2018 के विधानसभा के चुनाव से सीख लेकर वो न केवल सधे हुए कदमों से निकाय चुनाव की ओर बढ़ रही है, बल्कि चुनाव की तैयारियों के साथ संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। कांग्रेस ने भी इधर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उनकी निगाहें आदिवासी वोट बैंक पर है, जिसे साध कर वो निकाय चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में। निकाय चुनाव के संबंध में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौरा चला। आगाज जिला अध्यक्षों की बैठक से हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है। एक बात और जो खास है वो ये कि बीजेपी की जैसी रणनीति है सभी वर्गों को साध कर आगे बढ़ने की, लिहाजा इस दफा उसका फोकस सवर्णों पर है। सवर्ण आयोग गठित करने जा रही है बीजेपी सरकार। इस बारे में क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आइए सुनते हैं। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का कर्तव्य है। देखिए, बैठकों का क्रम तो भारतीय जनता पार्टी में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे आने वाले समय में नगरीय निकायों के भी चुनाव होना है। उसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने समिति भी इसके लिए बना दी गई है और आने वाले समय में चुनाव को भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्ण करे, उसको लेकर आज समिति की भी बैठक होगी कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्ण करेगी। कमल का फूल मध्य प्रदेश में पुनः खिलने वाला है, क्योंकि पिछले 16 नगर निगम मध्य प्रदेश में सभी पे भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी। पुनः मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा और भोपाल नगर निगम में भी कमल का फूल खिलेगा और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी होंगी वह यहाँ से विजयश्री का वर्ण करें। कांग्रेस का युवा मोर्चा यानी युवक कांग्रेस को निकाय चुनाव की अहम जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। युवक कांग्रेस के नए और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया निकाय चुनाव को लेकर गंभीर हैं। देखिए, ये नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होगी और ये युवक कांग्रेस पूरे प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य लिखने जा रही है और हमारा प्रयास यही है और सारे वरिष्ठ नेतृत्व का भी यही सोचना है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मैदान में उतारें ताकि जो नींव हो कांग्रेस की वो मजबूत हो। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनकर आएंगे और उनको बराबर हिस्सेदारी पूरे प्रदेश में मिलेगी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव अब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। मार्च अप्रैल में चुनाव कराए जाएंगे, लिहाजा कांग्रेस बीजेपी ने अपनी रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ होगा इस बार चुनावी समर में, आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
बिल्कुल, क्या कुछ होगा इस निकाय चुनाव के संबंध में, किसकी नैया पार लगेगी, ये तो वाकई वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त के साथ जिस तरह से पार्टियां आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, अपना अपना जीत का परचम लहराने के लिए रणनीतियों पर मंथन होता दिखाई दे रहा है और चुनाव की सुगबुगाहटें लगातार तेज होने लगी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर गुरेश शेख, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में रहेंगे कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव अनुराग पटेरिया जी, शुरुआत आप ही से करते हैं चर्चा की। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए तो सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं, लेकिन इन सुगबुगाहटों के बीच जिस तरह से दोनों ही पार्टियों को लेकर बात करें, चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, एक अलग पुख्ता और एक खास रणनीति के तहत मंथन शुरू हो गया है, बैठकों का दौर जारी हो गया है। क्या कुछ कहें इसे लेकर? देखिए, कुल मिला के नगरीय चुनाव मध्य प्रदेश का एक सैंपल सर्वे की तरह होंगे और सैंपल साइज भी काफी बड़ा है। 500 ज्यादा नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। सबसे बड़ी बात है, अक्रॉस द रीजन चुनाव होंगे, विंध्य में होंगे, बुंदेलखंड में होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे। तो वहां का जो नतीजा है वो मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मूड को बताएगा। ये दोनों पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। आप गुजरात के लिए कांग्रेस ने अपना जो निशाना है जो जनजातीय क्षेत्रों को बनाया है, मुकुल वासनिक उन क्षेत्रों की कमान अपने हाथ में सीधे तौर पर लिए हुए हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो काउ बेल्ट में जनजातीय वोट है या एससी का वोट है, वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। लेकिन अब स्थितियां वैसी नहीं हैं, आज स्थितियां बदल गई हैं। एससी की मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं, 35 में से 28 पर मुझे लगता है कि बीजेपी काबिज है। तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुल मिला के बिसात उन्हें बिछाना प्रारंभ कर दी है। मध्य प्रदेश का लगभग 70% जो वोटर है वो 40 साल के नीचे का होता है। तो उस मतदाता को प्रभावित करने के लिए नौजवान जो यूथ विंग हैं दोनों पार्टियों के एक्टिवेट हो गए हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये एक बड़े युद्ध की पूर्व पीठिका की तरह, प्रारंभिक तैयारी की तरह है। नगरीय चुनाव के बाद ग्रामीण चुनाव होंगे, फिर इस तरह पंचायती राज चुनाव होंगे, फिर सहकारी संस्थाओं के चुनाव होंगे। यानी 2021 और हो सकता है कि 22 की शुरुआत भी इसमें निकल जाए और 23 में फिर मध्य प्रदेश के विधानसभा हो जाएंगे। इस बीच में कुछ उपचुनाव भी होंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी अनवरत यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, जिस पर दोनों पार्टियों के बड़े लोग, कार्यकर्ता, चिंता सब कुछ निकल चुके हैं। बिल्कुल बड़ी राजनीतिक यात्रा है, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव को लेकर बात की जाए, चुनाव में घमासान मचता दिखाई दिया था। पटेल जी, एक अलग ही तस्वीर मध्य प्रदेश में सियासी पटल से निकलकर सामने आई थी। डॉक्टर गुरेश शेख, आपको करना चाहूंगा, और जिस तरह से मंथन होने लगा है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, सवर्णों को लेकर भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बात कहते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे रणनीति को लेकर? देखिए सर, हमारे लिए सवर्ण वोटर और जाति का वोटर, जनजाति का वोटर, माइनॉरिटी का वोटर, ये अलग अलग वोटर नहीं है। हमारे लिए सब प्रदेश के वोटर हैं और सबको उनका अधिकार मिले, फिर वह चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति का हो, अल्पसंख्यक वर्ग का हो या सवर्ण वर्ग का हो। हम सबको साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी का विजन है उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए समूचा मध्य प्रदेश ही हमारा वोट बैंक है। हमारा कोई अलग से वोट बैंक नहीं है जैसे कांग्रेस को बनाती है। जहां तक बैठकों के दौर की बात है, आज ही आप देखिए कि 3 बड़ी बैठकें हुई। चाहे आप ये कह सकते हैं कि एक निकाय चुनाव के मद्देनजर रही हो, फिर हमारी जो आजीवन सहयोग निधि उसके विषय में भी चर्चा हुई, फिर जो कामकाज की बैठक होती है वह भी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी एक वेल ल्यूब्रिकेटेड मशीन की तरह है जो 24/7 चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया और भाजपा ने बैठक करी और काम पे लग गए। हम तो हमेशा ही काम करते रहते हैं और बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक काम करते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि युवक कांग्रेस को कमान देंगे और युवक कांग्रेस का बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश होंगे, क्योंकि जितना युवक कांग्रेस आगे जाएगी उतना भाजपा को फायदा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जो है सेटिंग करके या धांधली करके युवक कांग्रेस के चुनाव को जीत सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले भाजपा के 2 नेता हर्षित सिंघाई और उमंग शर्मा को इन्होंने सेक्रेटरी का पद पे जितवा दिया चुनाव, क्योंकि वो बीजेपी के थे, सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़कर आ गए थे, लेकिन धांधली करनी थी, किसी का भी नाम चलाना था। तो उसमें से जो उमंग जो हर्षित सिंघाई को चुनाव जितवाकर यूथ कांग्रेस का प्रदेश सेक्रेटरी बना दिया। तो इस तरह का चुनाव लड़ने वाली बॉडी है और हमारे सामने चुनाव लड़ रही जनता के साथ।
तो फिर क्या होता समझ सकते हैं। हमको तो बड़े खुशी का विषय है कि यूथ कांग्रेस आगे आ रही है। जी चलो, यूथ कांग्रेस आगे आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है डॉक्टर गुररेज शेख, वह आदिवासियों को साधने को लेकर। क्या कहेंगे राकेश सिंह यादव जी, जिस तरह से कांग्रेस में युवाओं को लेकर भी काफी मंथन का दौर लगातार जारी है। विक्रांत भूरिया भी आज बात कहते नजर आए कि युवाओं के बल पर चुनाव हम जीत कर रहेंगे, और जो रणनीति बन रही है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? चलिए मैं रुक करूंगा जब तक तकनीकी समस्या का निदान होता है। क्या कहेंगे शिव अनुराग पटेरिया जी, जिस तरह से वोटरों को साधने की बात होती दिखाई दे रही है, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है सवर्णों को लेकर। जब आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात की, उनका कहना है कि हमारे लिए देश की हर एक जनता सब वोटर है, न सिर्फ किसी वर्ग को लेकर, न किसी जाति को लेकर। तो क्या लगता है जिस तरह से जब जब चुनावी माहौल बनता है, जो है एक वर्ग को, वोटरों को साधने की कवायदें तेज होती दिखाई देने लगती है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? पटेरिया जी देखिए, एक बात साफ है, शिवराज सिंह चौहान से लेकर गुररेज शेख तक एक ही बात कह रहे हैं कि वेल लुब्रिकेटेड मशीन है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, उनके भारतीय जनता पार्टी में SC ST कोई अलग से वोट बैंक नहीं है, कुल मिलाकर सारे एक समान मतदाता हैं और सबकी चिंता करती है। यही बात शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और यही बात डॉक्टर गुररेज शेख कह रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार, अनवरत, सतत, उनका वैसे मूल मंत्र यही है, चलते रहिए। और उसी का बड़ा फर्क ये होता है कि जब बाकी दल, कांग्रेस समेत बाकी दल चुनाव के वक्त में चुनाव की तैयारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां करती रहती है। इसमें उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या मेजर या रणनीति तैयार नहीं करना पड़ती है, राउंड द क्लॉक वो दौड़ते रहते हैं, और मुझे लगता है यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र भी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर गुररेज करूंगा, लेकिन उससे पहले राकेश सिंह से। राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। जी राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, आप में की पार्टी की तरफ से भी रणनीति पर मंथन होने लगा है। विक्रांत भूरिया युवाओं पर जोर देने की बात कहते नजर आ रहे हैं, और इन तमाम परिस्थितियों को लेकर बात की जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर गुररेज शेख। उनका कहना है कि धांधली करके युवा कांग्रेस के चुनाव तो जीत लिए गए, लेकिन आगे जो है काफी बड़ी चुनौती है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में ये पहली ऐसी संस्था है जिसमें कि युवक कांग्रेस के चुनाव हुए हैं जी, और चुनाव अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी में जो युवा मोर्चा में नियुक्तियां होती हैं वो किस तरह से होती हैं, गुररेज जी बहुत अच्छे से जानते हैं, किसकी रिकमेंड लगती है और कैसे नियुक्ति होती है। रहा सवाल जो दो व्यक्तियों का, ये बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो चले गए थे, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पहले हो गई थी, वोटिंग पहले हो चुकी थी, रिजल्ट बाद में आया, इसलिए वो उसमें शामिल रह पाए। अगर वो कांग्रेस में नहीं होते और बीजेपी के कैंडिडेट होते, बीजेपी के पदाधिकारी होते, उनको हमने अगर बना दिया होता तो बात अलग होती। तो इधर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से उनके नाम आ गए थे, पहली बात। दूसरी चीज, कांग्रेस ऐसी संस्था है जिसमें निर्विवाद स्वरूप से युवक कांग्रेस के चुनाव, NSUI के चुनाव होते हैं, पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। एक आदिवासी युवक अगर अध्यक्ष बना है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अध्यक्ष बनता है भारतीय जनता पार्टी में वो स्वर्ण वर्ग से ही होता है जी। आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए या अन्य अध्यक्ष, बहुत जगह आप हंस लीजिए, हंसने की कोई बुराई नहीं है, आप बहुत हंसे, मेरी बात सुन लीजिए। रहा सवाल जो आप बात कर रहे थे कि हम धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करते, नगरीय निकाय चुनाव आपने लेट इसलिए करे कि राम जन्मभूमि का आपको चंदा एकत्रित करना, घर घर जाना और चुनाव का प्रचार करना है, वरना ये चुनाव जनवरी में हो जाते हैं, फरवरी में हो जाते हैं, आपने नहीं कराया। क्योंकि आपका ये योजना थी 15 फरवरी के बाद शुरू होना थी, ये घर घर जाके 1-2 रुपए लोगों से लेना है और विभिन्न माध्यमों से राम जन्मभूमि का नाम चंदा करना और चुनाव का प्रचार करना है। तो जनता भी ये समझती है, ऐसा नहीं है कि जनता खाना नहीं खाती है, जनता की समझ में नहीं आता कि आपका एजेंडा क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी का धर्म पर आधारित एजेंडा नहीं होता, राकेश जी ये कहा जाए यहाँ पर भी नगरीय निकाय चुनाव में राम के नाम का सहारा लिया जा रहा है प्रदेश में, राकेश जी धर्म आधारित एजेंडे पे ही तो कर रहे हैं जी। उसी आधार पर नगरीय निकाय चुनाव में जाना चाहते हैं जी, उसी आधार पर विधानसभा चुनाव में गए थे। पहले भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का मामला था, अब चंदे का मामला है, चंदे से मंदिर निर्माण का मामला है। इसके बाद अगले चुनाव जब आएंगे तो मंदिर उद्घाटन का मामला आ जाएगा जी। तो आज दूसरे जो वर्ग है जी, अल्पसंख्यक वर्ग में सिर्फ मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ, अल्पसंख्यक वर्ग में सभी आ गए हैं, सिख भी आ गए हैं, मुस्लिम भी आ गए हैं, जैन भी आ गए, बौद्ध भी, अन्य जो भी जितने भी वर्ग आते हैं, क्या वो इस देश में, इस प्रदेश में उनकी आवाज सुनी जाती है? आज मुख्यमंत्री जी स्वर्ण के लिए आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। 15 साल आपने शासन करा, आपने जो डायलॉग बोले थे उसके कारण आप चुनाव हारे, माई का लाल,
उसको सुधार करने के लिए आज मूर्ख बनाना चाहते हैं स्वर्ण में जो शामिल जनता है कि हम आपके लिए आयोग बना रहे हैं। अरे साहब, आयोग की जरूरत नहीं है, आप रोजगार दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 15 साल में तो रोजगार दे नहीं पाए, आप रोजगार की बात करते हैं, आप भाग जाते हैं। आप नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं, आप रोजगार देने का अगर बोलेंगे कि चलिए नगरीय निकाय चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का महापौर बनाइए, नौकरी दे दीजिए युवाओं को। जी चलिए, क्या कहेंगे डॉक्टर गुर्रेज? पिछली सरकार की जो त्रुटि थी उसको सुधारने की बात कही जा रही है, माइकल लाल वाली बात कांग्रेस कहती यहाँ पर दिखाई दे रही है। रोजगार न देते हुए राम नाम का सहारा लिया जा रहा है, आप भी सुन रहे हैं ये बात। अब नगरीय निकाय चुनाव में चंदे के बहाने जो है लोगों के घर तक पहुंचा जा रहा है, नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या कहेंगे डॉक्टर गुर्रेज? कमल जी, आप जानते हैं कि मैं कभी भी बिना डाटा के बैकिंग के बात नहीं करता, अभी भी नहीं करूंगा। उन्होंने बातें करी रोजगार की कि पहले 15 वर्ष आपकी सरकार थी, रोजगार नहीं दिया, या रोजगार की बात क्यों नहीं करते? हम नहीं छुपते। हम क्यों नहीं छुपते? क्योंकि इस मध्य प्रदेश की जो जीडीपी हुआ करती थी माननीय दिग्विजय सिंह जी के आखिरी वर्ष में, वह थी केवल 1 लाख अरब रुपया, और उसको हम कहां तक ले आए? हम उसको लेके 9 फोल्ड बढ़ाकर 900 बिलियन की जीडीपी। थोड़ा सुन लीजिए सर जी, राकेश जी, डॉक्टर शेख की बात पूरी होने दीजिए। जीडीपी ले आए, देश की जीडीपी कहां पहुंच गई है? दिखता है बात कि किस तरह। राकेश जी, उन्होंने आपकी बात सुनी, आप भी उनको बात पूरी करने दीजिएगा। राकेश जी, उसको हम 2 लाख करोड़ रुपए ले आए, तो बजट कैसे बढ़ता है जब सरकार की आय बढ़ती है? आय कैसे बढ़ती है जब खरीद फरोख्त बढ़ता है और टैक्स आता है? तो हमने रोजगारों का डॉक्टर गुरेश, बात तो ये है रोजगार को लेकर जिस तरह से कांग्रेस कहती दिखाई दे रही है कि राम नाम का सहारा यहाँ पर भी लिया जा रहा है, नगरीय निकाय चुनाव का जो माहौल बन रहा है, चंदे के नाम पर पार्टी घर घर जा रही है और नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार कर रही है। उसी पर आ रहा हूँ करके मैं हर बात का उत्तर दूंगा और हर चीज डाटा बैक होगी। देखिए, ये जो कलेक्शन चल रहा है केवल मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा, ये समूचे भारतवर्ष में चल रहा है। और शायद मेरे दोस्त जो है ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन। राकेश जी, डॉक्टर गुरेश शेख की बात पूरी होने दीजिए। राकेश सिंह यादव जी, जिसके ऊपर होती है वह शायद भाजपा से मिला हुआ है। क्या आप यह कह रहे हैं संवैधानिक बॉडीज के ऊपर आपको विश्वास नहीं है? और यही संवैधानिक बॉडीज है जिसके बल पर कमलनाथ जी जिसके कंधे पर बैठकर जो चुनाव हुआ था सत्ता में आए थे। आज भी यदि आपको इन संवैधानिक बॉडीज पर विश्वास नहीं है तो पंजाब से इस्तीफा दे दे, छत्तीसगढ़ से इस्तीफा दे दे, राजस्थान से इस्तीफा दे दे। अब बात आई अनुसूचित जाति वर्ग, उन्होंने कहा कि आपके को हमेशा अध्यक्ष कमल वर्ग से होते, शायद इनको स्मरण नहीं होगा, लेकिन पटेरिया जी बैठे हैं, जरा ये पूछिए। चलिए, शिव अनुराग पटेरिया जी का रुख करूंगा। पटेरिया जी, क्या कहेंगे कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर? जिस तरह से बात की जाए 2018 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जिस तरह से दमखम के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई मध्य प्रदेश में और उसके बाद उपचुनाव की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ का नेतृत्व वो कमाल नहीं कर पाया जो 2018 में होता। तो क्या लगता है अब जो नगरीय निकाय चुनाव में पटेरिया जी, क्या कुछ रणनीति हो सकती है? किस तरह के नेतृत्व का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्या कहेंगे पटेरिया जी? जी बोलिए। उनको दरकिनार क्यों कर दिया? जी, मुरली मनोहर जोशी कहाँ पते हैं उनके? जसवंत सिंह कहाँ पते हैं? नहीं, सबको राकेश जी मैं रुक करूंगा। मेरा सवाल पटेरिया जी से। राकेश जी मैं आपका रुख करूंगा। राकेश जी मैं आपका रुख करूंगा। अभी मेरा सवाल पटेरिया जी से। पटेरिया जी, क्या कहेंगे नेतृत्व को लेकर? क्योंकि 2018 की जो नतीजे है उसके बाद कांग्रेस सत्ता में काबिज होती दिखाई दी थी, लेकिन उपचुनाव किसी से छुपा नहीं है, जो नतीजे निकल कर सामने। अब नगरीय निकाय चुनाव है, क्या कहेंगे कमलनाथ की रणनीति कारगर साबित होगी? बयान पार्टी से निकाल देंगे आपको। जी पटेरिया जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस नहीं है सर, बीजेपी है ये। बोलिए। बीजेपी बता रहे हो, बीजेपी है जी। गलत पार्टी में आ गए हैं, कितने समय रह पाएंगे ये भी नहीं पता है। जी पटेरिया जी, पटेरिया जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सर पिछले 14 साल से तो इज्जत के साथ हूँ यहीं पर। जी गुलरेज जी, रुक करूंगा मैं फिर आपका। जी शिव अनुराग पटेरिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप एक सहज प्रक्रिया है, इसमें ना गुलेरी जी बुरा मानिए ना राकेश जी बुरा मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी का काम करने का अपना तौर तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी का अलग तरीका है और कांग्रेस का अलग तरीका है। कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के सुनहरे धागे के इर्द गिर्द लिपटी हुई पार्टी है, उसी में वो अपनी एकता और अखंडता तलाशती है। भारतीय जनता पार्टी में कभी आप कह ही नहीं सकते अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला पार्टी का अध्यक्ष कौन सा होगा। गुलरेज जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, भाजपा और कांग्रेस में बहुत फर्क है।
और दोनों दलों का जो फर्क है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, एक लीडर बेस्ड पार्टी है, तो इन दोनों का जो कल्चर है बहुत अलग है। और मुझे लगता है इसी कारण बहुत से कंफ्यूजन है। दोनों को हम एक तराजू पे तौल कर नहीं दे सकते हैं। दोनों अच्छे हैं, दोनों का काम करने का अच्छा है। इस देश में वामपंथी भी हैं, राइटिस्ट भी हैं, कास्ट बेस्ड पार्टियां भी हैं, तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई तुलना नहीं। मुझे लगता है चुनाव के मैदान में उतरिए और जनता जिसको पसंद करे वो तख्तोताज पर बैठेगा। चलिए बिल्कुल, राकेश जी क्या कहेंगे? आदिवासी को लेकर जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति की बात अक्सर होती दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चिंताएं पार्टी में बढ़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और शायद यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आए और आदिवासी वोट बैंक पर जो है साधने की कोशिश यहाँ पर होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। चाहे 3 अलग अलग जगहों को लेकर, दौरे को लेकर बात की जाए, तो क्या लगता है कि जो आदिवासियों को लेकर बात की जाए, क्योंकि विक्रांत भूरिया को लेकर कहा जा रहा था कि आदिवासी वोट बैंक साधने हैं कांग्रेस को, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बना, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या कहें इन बातों को लेकर? देखिए, ये बहुत तय है मध्य प्रदेश में कि जो जीत आती है ग्रामीण इलाकों से निकल के आती है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासियों का, किसानों का और एक ग्रामीण वर्ग का अपना स्थान है जी। और अगर कांग्रेस वहां मजबूत रहती है तो कांग्रेस सत्ता में वापस लौटती है। ये एक हर पार्टी की रणनीति होती है, कांग्रेस की भी अपनी एक रणनीति है। ग्रामीण इलाकों में जाए, इनसे अगर कोई गलती हुई है, बिल्कुल, अगर ये जो उपचुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारी विरोध था जनता का या कार्यकर्ताओं का सिंधिया जी और उनके सारे लोगों के खिलाफ, अब उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में या हमारे प्रेजेंटेशन में या जनता को समझाने में या भारतीय जनता पार्टी जनता को समझाने में, उनके झूठ को सच मानने में कामयाब रही। आज हम उस तैयारी को वापस से शुरू कर रहे हैं नगरीय निकाय। लेकिन राकेश जी, कमलनाथ के वो बयान मुझे याद आते हैं जो चुनाव में लगातार वो कहते दिखाई दे रहे थे, राकेश जी, कि सच्चाई का साथ जनता देगी। आप ये मानिए कि उसमें से हम कोशिश ये रहेगी कि हम अधिक से अधिक जीते। हमारी रणनीति ये रहेगी कि एक युवा नेतृत्व, चाहे ग्रामीण का हो, सरपंच का हो, पंच का हो, वह एक नया नेतृत्व उभर के आए। उसके लिए माननीय हमारे अध्यक्ष जी कमलनाथ जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नए लोग हर जगह तैयार हों। चलिए बिल्कुल, क्षेत्र हो, चाहे महापौर के लिए हो या अन्य हो, वहां हम एक नया कैडर, नया यूथ कैडर तैयार करना चाह रहे हैं। उसमें जो अभी अध्यक्ष बने वो अपनी सारी कोशिशें करेंगे। उसके बाद मुकुल वासनिक जी लगातार ऐसे यूथ को एकत्रित कर रहे हैं जिनमें संभावना है। चलिए बिल्कुल, यूथ को लेकर लगातार, चाहे आपकी पार्टी की बात हो या फिर बीजेपी को लेकर बात हो, लगातार यूथ पर फोकस किया जा रहा है। राकेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया छोटी सी मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर गुरनेज शेख से। क्या कहेंगे जिस तरह से यूथ को साधने की लगातार कोशिश होती दिखाई दे रही है और रणनीति इसको लेकर काफी गंभीरता से दोनों ही पार्टियों में बनती दिखाई दे रही है, आपको लेकर बात करें, पार्टी को लेकर क्या कहेंगे डॉक्टर शेख? देखिए, मध्य प्रदेश का और देश का जो यूथ है, ना तो कोई वाद्य है वह, ना कोई जानवर है जिसको साधना पड़े। देखिए, यूथ जो है वो हम ही हैं और यूथ से हम हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर दिन यूथ की तरफ जाती जा रही है, रोज पार्टी जवान होती जा रही है। हमने अपने पदाधिकारियों की एज भी बांध दी है, यहाँ तक मंत्री कितनी एज तक होना चाहिए वह भी बांध दिया है। और अब तो फिर आप देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को संभालने वाले, युवाओं के जो दिल पर राज करने वाले वीडी भाई साहब को जब बनाया है अपने प्रदेश अध्यक्ष, और उनकी नई टीम कितनी युवा है। लेकिन डॉक्टर गुरनेज शेख, सवाल यही है, यूथ को बढ़ाई आगे बढ़ाया जाए, पार्टी यूथ के सहारे जवान हो जाए, लेकिन बिना अनुभव के आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसके लिए दिग्गजों का अनुभव तो चाहिए। नहीं, हमारे ये पीछे जो आशीर्वाद है ना, उसको आप नहीं समझ सकते। जो आशीर्वाद के हाथ हमारे पीछे है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, वह भी बिना सत्ता के एक्सपीरियंस से, सत्ता चाहते नहीं है। मैं नहीं समझ सकता, लेकिन दर्शकों को समझा दीजिए आप। इनके पीछे दर्शक समझा देंगे आपको, समझाएंगे क्या आशीर्वाद आते हमारे पीछे। अडवाणी जी का आदर्श है, वो तो दिखाई नहीं देते हैं जी। चलिए, वक्त कम है, अंतिम प्रतिक्रिया में वक्त कम है, डॉक्टर गुरनेज शेख, में अंतिम प्रतिक्रिया शिव अनुराग पटेरिया जी से लूंगा। पटेरिया जी, क्या कहेंगे, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव काफी पहले हो जाना चाहिए था। एक तो कोरोना काल यहाँ पर आ गया संकट बनकर, और दूसरा जिस तरह से लगातार तारीख बढ़ती दिखाई दी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब ये साफ कर दिया मार्च या अप्रैल में चुनाव होकर ही रहेंगे। इन तमाम परिस्थितियों को लेकर सरगर्मियां तो तेज होती दिखाई दी, तो क्या लगता है जो देरी नगरीय निकाय चुनाव में हुए, कितना असर देखने को मिल सकता है इसका? देखिए, निश्चित तौर पर इसका असर दिखाई देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, हर कंपोनेंट असर करता है, कितना असर करेगा मतदान के जो नतीजे आएंगे वो सारी चीजें बताएंगी। आज मैं ना तो नजूमी हूँ ना इसका है इस तरह की व्याख्या कर सकता हूँ कि लोग क्या करेंगे,
लोगों की मनोभावनाओं पर असर डालने वाले कारण बता सकता हूँ। आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो सारी चीजों पर असर डालता है। सरकार के कामकाज, कोरोना काल से होने वाली दिक्कतें, कोरोना काल में मिला इलाज, जन संगठनों की मदद, अस्पतालों का व्यवहार, डॉक्टर्स का व्यवहार, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ सारी चीजें असर डालेंगी। अब क्या असर डालेंगी ये तो नतीजे बताएंगे। चलिए बिल्कुल, तो कम से कम कुछ भी बिल्कुल स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस तरह से बात कही जाती है और रणनीति भी बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल तीनों ही मेहमान बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुरेश शेख जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव जी आपका भी शुक्रिया और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह देखा जाए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब पार्टियां तैयारियां करती यहां पर दिखाई देने लगी और ऐसे में रणनीति और मंथन का दौर चल रहा है। चर्चाएं लगातार की जा रही हैं और शहर की सरकार रण पर मंथन तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मंथन के बाद क्या कुछ अमृत निकलकर सामने आएगा, चुनाव आते आते कुछ जो है तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें बनी हुई है, चाहे कांग्रेस को लेकर बात की जाए या फिर बीजेपी को लेकर बात की जाए, रणनीति के तहत एक अलग स्ट्रेटेजी के तहत इन तस्वीरों में रंग भरने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टियों की जो रणनीति बन रही है कितनी कारगर साबित होगी। बात मुद्दे की भी फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।